अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं जी आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आज आप लोगों का FLP टेस्ट भी है। क्यों भाई? तो सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। जिन बच्चों को नहीं पता वो बाकी बच्चों से पूछें कि सर अल्लाह आज कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो बायो का, मुझे नींद आ जानी है। अच्छा बेटे, आज इंटरेस्टिंग टॉपिक ही पढ़ाएंगे। देखें जी, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाते हैं आज, टेंशन न लें। हाँ जी बच्चों, FLP का सिलेबस जिन बच्चों को नहीं पता उनको बाकी बच्चे बताएं, जिनको पता है फ़ौरन से जल्दी से। हाँ जी, आज क्या आएगा टॉपिक में FLP में? शाबाश, कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में से आज आप लोगों का FLP होगा और वो बन चुका हुआ है। आप लोगों ने अच्छी सी तैयारी करनी है उसकी। और एक छोटा सा आप लोगों के लिए बच्चों एक रिवीजन टेस्ट है, क्रैक टेस्ट है। ठीक है, क्रैक टेस्ट बच्चों ये है आप लोगों का यूनिट नंबर 6 से लेके यूनिट नंबर 10 तक UHS के। ये आप लोगों का एक सरप्राइज़ है जो कि आप लोगों का कल होगा, टुमारो भी जो आप लोगों का बायोलॉजी का ही टेस्ट है। सो टुमारो जो टेस्ट होगा वो आप लोगों का प्लांट हार्मोन्स इंक्लूड होंगे जी, बिल्कुल होंगे। ठीक है सर, कल भी बायो का टेस्ट है उसका जी बता दिया। कल के बायो का टेस्ट एक प्रॉपर क्रैक टेस्ट होगा, रिवीजन टेस्ट होगा। सो ठीक है बच्चों जी, ये आप लोगों के लिए। हाँ जी बिल्कुल, मुझे मारो करो या मुझे जियो करो, जो भी करो बेटे, ब्रेन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आज के टेस्ट में बच्चों ये क्यों किया है, कोई बताएगा? हाँ जी, कोई आप में से बताएगा ये क्यों किया है, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपको पता है मैं कोई भी अगर इस तरह का डिसीजन लेता हूँ तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। सो क्या रीज़न हो सकती है? हाँ जी बच्चों, क्या रीज़न हो सकती है? तंग करने के लिए बेटे, ये तो आप ज़्यादती कर रहे हैं ना, कि आपको लगता है मुझे आपको तंग करे कुछ मिलेगा। ठीक है, शाबाश, ये हुई ना बात, हमारी रिवीजन हो जाए ताकि। वेरी गुड। कल क्रैक टेस्ट से टेस्ट में बाहर आनी है। अच्छा, कल के टेस्ट में बाहर आनी है, बिल्कुल। क्रैक टेस्ट से कल के टेस्ट में बाहर आनी है। शाबाश, हमारी प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, बायो रटवाने के लिए रिवीजन से ही आती है तैयारी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो प्रॉमिस करें अच्छी तरह रिवाइज करके टेस्ट देंगे। मैं पूछ रहा हूँ बेटे कि आप लोग गैस करें मैंने ये रिवीजन टेस्ट क्यों रखा है। ये दूसरा रिवीजन टेस्ट है। अगर आप इसको ना सीरियस नहीं लेंगे तो ये रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक बच्चा भी सीरियस लेता है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये सीरियस नहीं लेंगे तब तक जो है ना वो अब मेरा ये जो क्या नाम है ये पूरा नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, प्रॉमिस करें। प्रॉमिस तो नहीं सर, कोशिश नहीं बेटे, प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप लोगों ने 5 चैप्टर अच्छी तरह तैयार करने हैं, क्योंकि मैंने एक बहुत समझ बूझ के आपके साथ ये टेस्ट रखा है ताकि आप लोगों को एंड पे मेरी याद लाजमी आए कि सर ने हमारी तैयारी करवा दी थी। वरना जो है ना आप लोगों के साथ नुकसान भी हो सकता है। बायो में प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चों की रिवीजन नहीं होती, फिर मसला हो जाता है। ठीक है सर, मैंने तो एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर का, बट आई विल ट्राई। कोई बात नहीं बेटे। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर में से नहीं है, ये UHS का टेस्ट है। UHS के चैप्टर्स हैं, उसमें फर्स्ट ईयर हो सकता है कुछ सेकंड ईयर के टॉपिक्स भी शामिल हो। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप लोगों ने करना है सो करना है। तो सारे लोग कमेंट करें करना है तो करना है। जब आप लोगों को पता है बेटे आप तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, सो मुश्किल जो है ना ये चीज़ें अपने ज़िम्मे लिया करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। क्या ख्याल है, लेनी चाहिए ना? ले बच्चों, आज आपको पूरा नर्वस कोऑर्डिनेशन का एक ओवरव्यू देते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम इज़ ब्रॉट टू यू बाय 2 सिस्टम्स। नंबर 1 CNS एंड नंबर 2 PNS। बेटे कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि ब्रेन वगैरह पढ़ा दें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये चीज़ शामिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना करवा दिया जाए ताकि बाद में कोई गिला शिकवा ना रहे। तो CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको समझाने के लिए एक इस पे गौर करें बच्चों। ये आपका ब्रेन है और ब्रेन के नीचे बच्चों स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये बिल्कुल दरमियान में है। ये दोनों चीजें मिलकर बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। सेंट्रल का मतलब बिल्कुल दरमियान में। पेरिफेरल का मतलब क्या है बच्चों? पेरिफेरल का मतलब है साइडों पे। ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी के साथ मिला हुआ होता है, पूरी बॉडी के साथ ऐसे मिला हुआ होता है। सो दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के साथ मिलाने वाली जो तारें होती हैं बच्चों, जो तारें होती हैं, दीज वायर्स आर नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्व्स और गैंग्लिया पे मुश्तमिल होती हैं। देखिए ये वायर्स हैं, ये मैं तारे ही कहता हूं बच्चों इनको, ये तारे हैं। ये आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स को आपके स्पाइनल कॉर्ड से और आपके ब्रेन के साथ मिला रहे हैं, ठीक है। कुछ ब्रेन से निकल रही हैं, ठीक है, और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। सो ये तारें जो है ना, जो आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को आपके बॉडी के हिस्सों से मिलाती हैं बच्चों, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल मतलब साइडों पे। चलो बच्चों, अब आप लोगों की कोई कमेंट ना आए। आप सबको पता है कि कमेंट नहीं करना मेरे लेक्चर में, और अगर कोई इररेलेवेंट कमेंट करता है तो बाकी बच्चों ने उसका जवाब नहीं देना। प्रॉमिस किया हुआ है आप लोगों ने इस बात पे कि मुझे तंग नहीं करेंगे। चलें अब फौरन कमेंट्स करना छोड़ दें, इस पे ध्यान दें। आपको समझ नहीं आ रही बच्चों एक बात की, तो कह दिया तो कह दिया, अपना प्रॉमिस पूरा किया करें, वादा नहीं तोड़ते। सो बच्चों, ये दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, ये दो चीजों के अंदर न्यूरॉन सीएनएस बनाते हैं, और बाहर जो न्यूरॉन्स हैं ये पीएनएस बनाते हैं। बाहर न्यूरॉन सेंसरी और मोटर हैं। अगर आपको मैं सेंसरी न्यूरॉन दिखाऊं जो इस डायरेक्शन में आता है किसी रिसेप्टर से सीएनएस तक, तो आपको मैंने बताया था इस तरह का होता है। ये बच्चों इसका डेंड्रॉन है, ये सेल बॉडी है, और ये फिर आगे एक्सॉन है। यहां पे एक नहीं बल्कि कई धागे जो है ना वो ऐसे मैंने आपको बताया था ये बनाते हैं। सो ये बच्चों सेल बॉडीज का गुच्छा बन जाता है। अगर इसको मैं एचडी में आपको बना के दिखाऊं, सारी चीजें यहाँ पे मैं अब रिमूव करके पीएनएस की मेन चीजें आपको बता रहा हूँ। अगर तो सीएनएस के तरफ जाने वाला सेंसरी न्यूरॉन है तो वो ऐसे जाएगा, इसकी सेल बॉडी होगी, फिर वो आगे जाएगा, फिर से जो है ना वो ऐसे आएगा, उसकी सेल बॉडी होगी और आगे जाएगा, एक और आएगा सेल बॉडी से आगे जाएगा, एक और आएगा सेल बॉडी होगी आगे जाएगा। हमने कहा था बच्चों ये हिस्सा डेंड्रॉन के तौर पे एक्ट करेगा और ये हिस्सा एक्सॉन के तौर पे एक्ट करेगा। लेकिन क्या आपको पता है ये एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा एक्सॉन्स का बंडल बन गया। सो दिस इज द नर्व। ये बच्चों नर्व कहलाएगी जिसमें एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा एक्सॉन का बंडल है। और जहां पे सेल बॉडीज गुच्छा बना लेती है, बंडल बना लेती हैं, दैट इज नोन एज गैंग्लियन। गैंग्लियन। सो एक पूरा धागा नर्व और गैंग्लियन पे मुश्तमिल होता है। सो अगर एक रिसेप्टर से अगर सीएनएस तक कोई मैसेज जा रहा है तो वो एक धागे से नहीं जाता बच्चों, उसको ले जाने वाले कई धागे होते हैं और वो धागे आपस में लिपटे हुए होते हैं। जैसे अगर हम तार खोले ना बिजली की तो उसमें कई तारें होती हैं बारीक बारीक सी। सो देखिए ये गुच्छा बन गया सेल बॉडीज का और ये गुच्छा बन गया एक्सॉन का। सो एक्सॉन का गुच्छा ये नर्व है, इसको सेंसरी नर्व कहेंगे, और ये गैंग्लियन है जो कि सेल बॉडीज का गुच्छा। ये सेंसरी न्यूरॉन की मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाते हुए डिस्क्रिप्शन दी थी। इसी तरह आप लोगों ने मोटर न्यूरॉन की डायरेक्शन पढ़ी थी, वो ऑपोजिट होती है, इधर से स्टार्ट होती है और इस तरफ आती है, इफेक्टर तक आती है। उसकी सेल बॉडी यहाँ होती है इन द ग्रे मैटर, और एक्सॉन जो है ना वो इधर होता है। यहाँ पे एक नहीं कई फाइबर आएंगे तो ये नर्व बन जाएगी, इसको बच्चों मोटर नर्व कहेंगे। सो नर्व क्या होती है बच्चों, एक नहीं बल्कि कई न्यूरॉन्स के धागे मिल जाते हैं, बंडल बनाते हैं। क्यों मिलते हैं? ताकि इंपल्स की इंटेंसिटी ज्यादा रहे। अगर आप लोगों को फिजिक्स आती हो, मैं आपसे पूछूं बच्चों, एक बिजली की तार है, एक बिजली की तार के अंदर ना 3 बारीक तारें हैं,
3 बारीक सी तारे हैं, और एक बिजली की तार के अंदर 7 तारे हैं। बताओ किसके अंदर करंट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी? बहुत आसान सा सवाल है, और ये आम होता है। जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, जैसे कि पंखा हो गया, लाइट होगी, इसमें जो तार यूज करते हैं ना चलाने के लिए, वो 3 बारीक तारों वाली होती है। अगर कोई भारी चीज चलानी है, फ्रिज चलाना है, एसी चलाना है, उसके अंदर जो तार लगी होती है, जो बॉयज है उन्हें पता होगा, उसमें 7 बारीक बारीक जो है ना वो तारें होती है, तो 7 है। इसी तरह न्यूरॉन के धागे भी एक जगह पे जमा हो जाते हैं, बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ताकि इंपल्स की, ये भी तो करंट है ना, ताकि इंपल्स की इंटेंसिटी ज्यादा हो, इंपल्स इतनी इंटेंस हो कि वो दूसरे के अंदर इंपल्स जनरेट करे, मैसेज भेज सके, सो ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, बाकी तादाद है, जो दिमाग से नर्व्स निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, उनकी तादाद है 12 पेयर्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, उनकी तादाद है 31 पेयर्स। ये बात रह गई थी, बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं तो मजीद 2 तरह के पाथवेज बनते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। एक सेंसरी पाथवे बनता है बच्चों, सेंसरी पाथवे, और एक मोटर पाथवे। एक बनता है सेंसरी, जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी पाथवे फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस, और दूसरा होता है मोटर पाथवे, ये वापस आने वाला पाथवे है। वापस आने वाला पाथवे मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, नंबर 1 सोमैटिक और नंबर 2 ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक। अगर तो मोटर पाथवे, आप सब मुझे बताएंगे बच्चों, मोटर पाथवे से, मोटर पाथवे की डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें। What is the direction of motor pathway from receptor to CNS या from CNS to effector? What will be the direction of motor pathway? किसकी तरफ जाता है? Very good. From CNS to effector. अब effector 2 तरह के हैं, एक वो जो हमारे कंट्रोल में है और एक वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर effector वो हो जो हमारे कंट्रोल में है, मसलन मसल्स वगैरह, तो ऐसे पाथवे को बच्चों हम कहते हैं सोमैटिक। ये ऐसे इफेक्टर्स तक जाती है इंपल्स जो हमारे कंट्रोल में है, मसलन स्केलेटल मसल्स, ऐसे करना हमारे कंट्रोल में है, ऐसे करना मेरे कंट्रोल में है, उछलना मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगर ऐसे इफेक्टर तक नर्व इंपल्स जाए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे पाथवे को नाम देते हैं, एमसीक्यूज हैं कि वॉलंटरी में कौन है और इनवॉलंटरी में कौन है। मसलन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं मैं, मसल्स में से कौन कौन से मसल्स वॉलंटरी हैं और कौन से इनवॉलंटरी हैं? फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज 3 टाइप्स हैं, स्मूथ मसल्स, नंबर 2 कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल, और नंबर 3 स्केलेटल मसल। इनमें से बच्चों कौन से वॉलंटरी हैं और कौन से इनवॉलंटरी हैं? मानूर बेटे, जो आपकी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी हैं आप यहाँ पे कमेंट ना किया करें, जो मैं पूछूं सिर्फ वो कमेंट किया करें। इससे बाकी बच्चों के ना कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि उनके पास वो वाली बुक नहीं है जो आपके पास है, सो आई थिंक यू विल गेट माई पॉइंट। इनको फिर ना ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि ये क्या इंफॉर्मेशंस लिखी हुई हैं। सो पीटीबी एक जनरल सी बुक है, और एमडी कैट में एमसीक्यूज भी जनरल से आते हैं। सो आप मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली नहीं होती। ठीक है बेटे, बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता आपकी बुक में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हैं, लेकिन वो एमडी कैट के लिए चाहिए नहीं, इसलिए जो है ना फिर बच्चे जो है ना अजीबो गरीब सी सोच में मुब्तला होते हैं। देखो हमारी बुक में तो कम इन्फॉर्मेशन है, ये हो गया वो गया, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, नम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना, नम्स का टेस्ट जो है एमडी कैट इसमें से आते हैं। हाँ जी बच्चों, कौन से वॉलंटरी हैं? वेरी गुड, स्मूथ और कार्डियक इनवॉलंटरी हैं, और स्केलेटल जो है ना ये वॉलंटरी हैं, और ग्लैंड्स तो बिल्कुल ही क्या है, इनवॉलंटरी है। पसीना हमसे पूछ के नहीं आता, ठीक है, या इंसुलिन हमसे पूछ के रिलीज नहीं होता, इंसुलिन हमसे पूछ के रिलीज वो खुद ही होता है जब उसकी जरूरत होती है। अच्छा जी,
अब ये जो रिस्पॉन्स है ऑटोनोमिक का, ये बच्चों दो तरह का है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। अगर तो ऐसे ऑर्गन्स की तरफ जाए मैसेज जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फॉलो करते नहीं। बेटा सॉरी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। आपकी बुक ना बहुत मोटी है, बहुत बड़ी है, इनकी पतली पतली सी बुक्स हैं वैसे इनको यही वाली इतनी मोटी बुक्स लगती हैं, इसलिए मैंने आपको समझाया, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील, डोंट से इट। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ऑटोनोमिक में मजीद दो हैं। अगर तो आपका जो मैसेज है वो इमरजेंसी और ऑर्गन्स की तरफ आए, इमरजेंसी सिचुएशन कैरी करवाए, तो उसको हम नाम देते हैं सिंपैथेटिक। और अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन से वापस नॉर्मल की तरफ लाने के लिए मैसेज आए तो पैरासिम्पैथेटिक है। एक मिसाल से इस चीज को समझते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है, तब वहां पे इंपल्स आती है जब आप शेर को देख लें। जब शेर को देखेंगे ना तो क्या होगा, प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, आंखें ऐसे बाहर आ जाएंगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और क्या नाम है, सांस की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। और जब तक शेर से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, वो चला नहीं जाएगा, आप सुख का सांस मिलेंगे। और जब वो सुख का सांस चला जाता तो फिर मैसेज आता है, फिर आप ऐसे करते हैं, हाँ शुक्र है। ये पैरासिम्पैथेटिक से आने वाली इंपल्स है, सिग्नल है, ठीक है। और आमतौर पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से आती हैं। कहां से आती हैं? अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड टर्मिनेट इन गैंग्लिया दैट लाई नियर द। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, दिस इज द यूर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से निकलती है और आमतौर पर टर्मिनेट कर जाती है उस गैंग्लियन में जो करीबी है, जो कॉर्ड के बिल्कुल करीबी है, कॉर्ड के बिल्कुल करीबी है। सो जो कॉर्ड के करीबी गैंग्लियन है उसमें वो टर्मिनेट कर जाती है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ टीचर्स को देखकर भी जी बिल्कुल हो जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया। और ऑलमोस्ट टर्मिनेट इन गैंग्लिया दैट लाई नियर द कॉर्ड। ये कॉर्ड के बिल्कुल करीब गैंग्लिया पड़ा हुआ है, दिस इज द गैंग्लिया। सो ये गैंग्लिया कॉर्ड के करीब ही और यहां पे ये नर्व खत्म हो गई, ये ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक, ये निकलती है आमतौर पर दिमाग से। कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो दिमाग से निकलती हैं, क्रेनियल नर्व, ये क्या थी, ये स्पाइनल नर्व थी। और बाकी की जो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं वो निकलती हैं बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से। ये देखें यहां से जो बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो, और जो दिमाग से निकलने वाली कुछ नर्व्स होती हैं बच्चों, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। सो एमसीक्यूज बता रहा हूं आपको। स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान से मिडल पोर्शन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो जाती हैं और आपको इमरजेंसी के लिए तैयार कर देती हैं, ओके। और कार्डियक इनवॉलंटरी है, जी बिल्कुल इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दिमाग से निकलने वाली नर्व्स, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के एंड से बॉटम से निकलने वाली नर्व जो है ना, ये मिलकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ये पैरा और ये बनाती हैं सिंपैथेटिक, ठीक है बच्चों। सिंपैथेटिक ये निकलती हैं और ये मैंने आपको ड्रॉ करके बना दिया। इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, इज इट क्लियर? लोकेशन पता चल गई आपको? क्रेनियल नर्व्स के जो 12 पेयर हैं उनमें से कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं और कुछ मिक्स्ड हैं, वो तीनों तरह के हैं, लेकिन स्पाइनल आमतौर पर मिक्स्ड ही होते हैं। क्लियर बच्चों? चलें जी, यहां पे एक वेगस नर्व भी आती है पैरासिम्पैथेटिक में, वही बड़ी मशहूर है, जो क्या नाम है, आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक वाले ऑर्गन्स है ना, वहां पे गट के जो ऑर्गन्स हैं वहां पे जाके ये इंपल्स पहुंचाती है, ठीक है। वेगस नर्व के बारे में लिख ले, इट प्रोवाइड्स इंपल्सेस
abdominal region, abdominal region लिखें, बल्कि कमेंट कर दें, वेगस नर्व के बारे में कमेंट करें। वेगस नर्व प्रोवाइड्स, सर जो गैंग्लियन होगा वो सेंसरी का होगा, दैट लाई, जी बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, सेंसरी का नहीं होगा, मोटर का, मोटर का, मोटर पाथवे बेटे, ये मोटर, दोबारा देखें, ये सेंसरी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया ये इफेक्टर तक पहुंचने वाला है। और ये बात मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ये देखें, ये मोटर न्यूरॉन है। सो इनका जो सेल बॉडी होती है, इनका गुच्छा, वो कॉर्ड के करीब ही होता है, सम टाइम तो कॉर्ड के अंदर होता है, सम टाइम तो कॉर्ड के अंदर होता है, और यहां पे हुआ कि ये करीब है, नियर द कॉर्ड। चलें बेटे, मोटर पाथवे की बात हो रही है, सेंसरी की नहीं बात हो रही, ठीक है। चलें, यहां तक बात हो गई क्लियर। तो किसकी बात हो रही है बच्चों, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे हमने पढ़ा मोटर पाथवे, मोटर पाथवे के आगे से हमने उसको क्लासिफाई किया, तो ये कमेंट करें मोटर पाथवे। लास्ट टाइम तो हमने मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी को ग्रे मैटर के अंदर ही बनाया था, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, याद आया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही बनाया था। और अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नजदीक है, मैंने फिर भी काफी दूर बनाया, आप उसको ना बनाएं, आप और करीब कर लें, इतनी दूर ना बनाएं, आप उसको करीब ही बनाएं, ठीक है। मैंने फिर भी काफी दूर कर दिया, इतनी भी दूर ना करें, बस यहीं पे कर दें, इतनी दूर बहुत है, ज़्यादा दूर नहीं करना, ठीक है बच्चों। सो उस दिन वाले लेक्चर में तो मैंने ग्रे मैटर के अंदर ही मोटर पाथवे की सेल बॉडीज बना दी थी, याद है, याद है कि नहीं। उस दिन मैंने मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही बना दी थी, बनाई थी कि नहीं, याद है कि नहीं, जल्दी बताओ। चलें बच्चों, अब हमारा स्टार्ट होता है जी सीएनएस। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीजें हैं। ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, अब हम स्पाइनल कॉर्ड हम पढ़ चुके हैं, अब रह गया ब्रेन। ब्रेन को मैं ना एक सिस्टमाइज्ड वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सिस्टमाइज मीन आसान आसान तरीकों से। सो आपने इसको नोट कर लेना, जो कुछ मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको ऐसे लगेगा जैसे ये हलवा है, क्या लगेगा, जैसे ये हलवा है, ठीक है बच्चों। सो पहले ब्रेन के बारे में कुछ जनरल सी मालूमात बता दूं। ब्रेन बच्चों सीएनएस का पहला हिस्सा है, खोपड़ी इसकी हिफाजत करती है, स्कल के अंदर क्रेनियम होता है, क्रेनियम सबको पता है, बोले क्रेनियम इज अ ब्रेन केस, क्रेनियम इज अ ब्रेन केस। जिस तरह ब्रीफ केस होता है ना, सूट केस होता है, उस तरह ब्रेन केस है जी क्रेनियम। उसके अलावा एक्स्ट्रा दिमाग के अल्लाह ने मेनिंजेस रखी हुई है, मेनिंजेस, 3 मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस। सो प्रोटेक्शन के हवाले से मैं 2-3 एमसीक्यूज लिख देता हूँ, पॉइंट्स। प्रोटेक्शन इसकी बच्चों क्रेनियम ने करनी है। उसके अलावा ट्रिपल मेनिंजेस हैं, यानी लेयर्स हैं, जिनके अंदर अल्लाह ने दिमाग को, जैसे हम कहते हैं ना यार ये पैक कर दो, यार ये ना डबल शापर कर दो, ठीक है, डबल शापर कर दो। सो अल्लाह ने दिमाग को 3 लेयर्स के अंदर बंद किया हुआ है। और इसके अलावा एक फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि दिमाग के अंदर भी है, कि दिमाग के बाहर भी है और अंदर भी है। स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों की हिफाजत कॉमनली करता है, ठीक है। प्लाज्मा की तरह ही होता है ये, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के न्यूरॉन्स को मुकम्मल बात कर देता है, नहला देता है मुकम्मल, अंदर भी और बाहर से भी टोटल नहला देता है। बाकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खाली होते हैं। वैसे तो ये आप लोगों की बेहतरीन मिसाल है, दिमाग खाली, एक्चुअल में खाली होता है दिमाग, हॉलो, अंदर से खाली होता है। और दिमाग के जो पोर्शंस होते हैं, ठीक है, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है बच्चों।
दिमाग के पोर्शन को वेंट्रिकल का नाम देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिमाग, ठीक है, दिमाग के जो अंदर पोर्शन है उनको क्या कहते हैं बच्चों? वेंट्रिकल्स, जिनके अंदर वो फ्लूइड भरा हुआ है। और एक सेंट्रल कैनाल होती है जो स्पाइनल कॉर्ड की होती है, जो ब्रेन से ही निकल रही होती है, ठीक है। सो ये कुछ बातें आपको मैंने बताई, ये चुप करके पढ़ लेना, आसान आसान सी बातें लिखी हुई हैं। सो एक आपसे एमसीक्यूज पूछता हूं कि इनमें से कौन सी चीज क्वेश्चन के तौर पर एक्ट करती है? इनमें से कौन सी चीज क्वेश्चन के तौर पर एक्ट करती है? इट क्वेश्चंस अगेंस्ट बम्स एंड जोल्ट्स। अब आप लोग बुक से देख कर ना बताना। इट क्वेश्चंस अगेंस्ट यानी तकिया, नरम चीज कौन सी है? अगेंस्ट बम्स यानी झटकों और जो चोट लगती है उनसे कौन निजात दिलाती है? तो मेरा नहीं ख्याल सबको नहीं पता होगा, क्योंकि आप सब लोग साथ साथ बुक से भी देख रहे हैं। सर बोनी आर्मर किसे कहते हैं? बेटे बोनी आर्मर आपने कहां पढ़ लिया है? कहां पढ़ा आपने? ले बच्चों, फ्लूइड काम करेगा। वेंट्रिकल्स जो दिमाग के पोर्शंस है ना, अंदर हिस्से बने हुए हैं, उसको कहते हैं। जैसे हम लोग किसी स्कूल में जाएं तो स्कूल में कमरे बने होते हैं, दिमाग के लिए पोर्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है। ले बच्चों, अब मैं आप लोगों को इसके करवाने जा रहा हूं डिवीजन। और ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और ब्रेन अल्लाह भला करे आपका, मिड ब्रेन, और उसके बाद एंड पे ये लाइनें नहीं सीधी लगती मुझसे, बाकी सारे काम बड़े अच्छे हो जाते हैं। हाइंड ब्रेन थोड़ा सा बना के दिखाता हूं, फिर आपको इसका फंक्शन बना दूंगा। ये बच्चों ब्रेन है अगर, ठीक है, ये ब्रेन है, ठीक है। इस ब्रेन का ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना बच्चों, दिस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है। और इस पार्ट के सबसे बड़े पार्ट को सेरिब्रम कहते हैं, और सेरिब्रम का बाहर वाला पोर्शन सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ये जो बलदार पोर्शन होता है ना बच्चों, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पोर्शन होता है। और याद रखें, राइट साइड ब्रेन की लेफ्ट साइड के इक्वल होती है। सो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर्स जो होते हैं, यानी दिमाग का खब्बा और सज्जा पासा, जिसके जरिए, जिस बैंड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, उस बैंड को कॉर्पस कैलोसम कहते हैं बच्चों। ये कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ये वो बैंड है जिसके जरिए आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसी के नीचे छोटा सा एक आपको जो है ना मिड ब्रेन नजर आएगा। मिड ब्रेन, यहां पे बच्चों आपको जो है ना मिड ब्रेन नजर आएगा। ये मिड ब्रेन है जो आपके हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के सेंटर में आ रहा है। लें जी, उसके बाद यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के साथ नीचे इस तरह छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड आपको सम टाइम बना हुआ नजर आ जाएगा। मिड ब्रेन से नीचे जाएं तो आपको पॉन्स नजर आएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपको पॉन्स है। मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे आपको पॉन्स मिलेगा, ठीक है। पॉन्स के नीचे आपको जो हिस्सा नजर आएगा बच्चों, पॉन्स के नीचे जो आपको हिस्सा नजर आएगा, दैट विल बी मेडोला। पॉन्स के नीचे जो है ना ये मेडोला नजर आएगा। और इनकी बैक साइड पे, इस तरफ बैक साइड पे एक अलग से पोर्शन होगा हाइंड ब्रेन का, दैट विल बी सेरिबेलम। दैट विल बी सेरिबेलम। ये थोड़ी थोड़ी जो है ना वो सिर्फ आइडिया के लिए आपको बता रहा हूं। सो ये ऊपर वाला फोर ब्रेन है, इधर मिड ब्रेन है, और ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में ऊपर पॉन्स है, पॉन्स के इस तरफ सेरिबेलम है, और सेरिबेलम बल्कि पॉन्स के बिल्कुल नीचे मेडुला है। अब आप लोग मुझे बताओ, ब्रेन के नीचे स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के नीचे स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब आपसे क्वेश्चन है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के किस पार्ट की एक्सटेंशन है? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के कौन से हिस्से की एक्सटेंशन है? जल्दी से बताओ बच्चों, हाँ जी जल्दी से बताओ, हाँ जी जल्दी से। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के कौन से हिस्से की एक्सटेंशन है?
जल्दी से बच्चों, टाइम नहीं लगाना, टाइम इज वेरी शॉर्ट। मैं आपको पूरा ब्रेन आज याद करवाऊंगा कि कहाँ पे कौन सा हिस्सा जो है ना वो अल्लाह ने रखा हुआ है। ये बना ले, इंशाल्लाह आपको काम आएगा। बड़ा प्यारा बना है, वरना बाद में जो है ना। हाँ जी, ये देखें, आपको जाहिर सी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेडुला है। मेडुला की एक्सटेंशन ही बच्चों स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब ये सारा जो पार्ट है ना बच्चों, ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के तीनों हिस्से अब हम आपको बता रहे हैं। फोर ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेरिब्रम है। सेरिब्रम का बाहर वाला हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जिसके दो पार्ट्स हैं, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट, अच्छा, मैं ये जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना, हेमी कहते हैं आधा और स्फीयर कहते हैं गोल। सो आधा आधा गोल ऐसे जो है ना ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो कार्पस कैलोसम को समझाने के लिए मैं आपको ये मार्कर बता रहा हूं। ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है। ये देखें, ये कार्पस कैलोसम है। बात समझ आई? ये जो इस तरह बना हुआ है ना, ये पूरा ऐसे है, एक बैंड है पूरा ऐसे। इज इट क्लियर? ये राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर सेरिब्रम का। देखो बीच में क्या है, कॉर्पस कैलोसम। दोनों हाफ इसके जरिए कम्युनिकेट करते हैं। इसमें लार्ज बैंड ऑफ मौजूद है और इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है ना वो पैक हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? ये कॉर्पस कैलोसम है, दोनों ब्रेन्स के दरमियान में है, जिससे दोनों हाफ्स के दरमियान में है, जिससे दोनों हाफ कम्युनिकेट करते हैं। राइट पार्ट लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। सर आज मुझे पहली दफा कॉर्पस कैलोसम की समझ आई, माशाल्लाह, थैंक्स टू मी। ठीक है, ये देखें इस तरह से दो हिस्से जुड़े हुए, बड़ा प्यारा मैंने आपको करके दिखा दिया। ले ये हो गया आपके फोर ब्रेन के हिस्से। कॉर्पस कैलोसम के नीचे आपको थैलेमस नजर आएगा। थैलेमस के इस साइड पे एंड पे आपको एक ग्लैंड मिलेगा, जिसका नाम है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, एक ये ग्लैंड आपको पता होना चाहिए कहां पे है। उसके अलावा थैलेमस के सामने हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के नीचे आपको मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। सो दो ग्लैंड्स आपने यहां पे याद करने हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? लें जी, फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इधर है, थैलेमस के नीचे मिड ब्रेन आपको मिलेगा। थैलेमस के नीचे अगर आप मेरी डायग्राम बनाएंगे तो आप इसको देखिए, सारों की लोकेशंस भी याद कर लेंगे। थैलेमस के नीचे आपको मिड ब्रेन मिलेगा और मिड ब्रेन के नीचे आपको पॉन्स मिलेगा। पॉन्स की बैक साइड पे सेरिबेलम में जो है वो मिलेगा। पॉन्स के नीचे आपको मेडुला मिलेगा और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड मेडुला की एक्सटेंशन है। इज इट क्लियर? सर अगर एफएससी में आपसे पढ़ा होता तो बात ही कोई नहीं थी। जी बेटे, सब ऐसे ही कहते हैं। हाँ जी बच्चों, समझ, ये मैंने साइड व्यू दिखाया आपको, ये मैंने आपको साइड व्यू दिखाया। ठीक है, ये कौन सा व्यू है? सारे बच्चे मैसेज करें, साइड व्यू। चले अब इनके फंक्शंस याद करते हैं बच्चों। फोर ब्रेन के मजीद 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और नंबर 3 हाइपोथैलेमस। अब मैं ये मिटाने जा रहा हूं इसकी लेबलिंग, क्योंकि आप लोगों ने कर ली होगी। ठीक है, आप लोगों ने लेबलिंग कर ली होगी, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके शाम को दोबारा लेबलिंग कर लीजिएगा। सो बच्चों, थैलेमस मैंने आपको बताया, थैलेमस का काम लिखते हैं। ये रेले सेंटर है बिटवीन सेंसेस एंड लिम्बिक सिस्टम प्लस सेरिबेलम। दिस इज द रेले सेंटर, मतलब ये चीजों को रिसीव करके आगे भेजता है बिटवीन सेंसेस एंड योर लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, प्लस सेरिब्रम। ये देखें, जो भी सेंसेस से इंफॉर्मेशन आती है ना वो पहले थैलेमस में आती हैं। थैलेमस से ही ये कहाँ जाती हैं? ऊपर वाले सेरिब्रम के हिस्से में जाती हैं, वरना नहीं जा सकती। सो रेले सेंटर कहते हैं जो चीजों को रिसीव करके आगे पहुंचाए। ठीक है बच्चों, अब कमेंट्स ना करें, आप मुझसे सुन लें। नेक्स्ट है लिम्बिक सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मजीद 3 पार्ट्स। नंबर 1
हाइपोथैलेमस, बल्कि यहाँ पे ये क्या हुआ, सेरिब्रम आना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, सेरिब्रम आना चाहिए था। लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है बच्चों हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। नंबर 2 एमेगडाला, एमेगडाला। और नंबर 3 हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। बच्चों मैं इनके फंक्शंस आपको लिखवाने लगा हूं, आप लोगों ने साथ साथ नोट करना है। ये वाला पूरा चार्ट 1 मिनट में आप लोग याद कर लेंगे जब ये लिख लेंगे। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व्ड इन टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन हंगर, हंगर के अलावा ये इन्वॉल्व है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा बच्चों ये इन्वॉल्व है वाटर वगैरह के बैलेंस में, जिसको हम ऑस्मोटिक बैलेंस कह सकते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस में इन्वॉल्व है, प्लस स्लीप अवेक साइकिल, स्लीप अवेक साइकिल में इन्वॉल्व है। ये बच्चों इसके फंक्शन हो गए। हाइपोथैलेमस के बाद आता है एमेगडाला, ये इन्वॉल्व है बच्चों प्लेयर में, यानी खुशी, प्लेयर के अलावा पनिशमेंट, सेक्सुअल अराउजल, फियर, पनिशमेंट के स्पेलिंग गलत ना हो जाए, पनिशमेंट, सेक्सुअल अराउजल, और उसके अलावा फियर एंड रेज, यानी डर लगना और गुस्सा करना। ये सारी चीजें जो आप लोग करते हैं, डर मीन फियर, गुस्सा मीन रेज, इसमें एमेगडाला इन्वॉल्व है। ठीक है सर, मैं जाऊं, कहां जाना बेटे आपने? जाऊं? आपको डर लग रहा है? नहीं बेटे डरना नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं कहेंगे, परेशान ना हो। लो बच्चों, हिप्पोकैम्पस इज इन्वॉल्व्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। जिस बंदे का एक्सीडेंट होने के बाद मेमोरी चली जाती है ना, उसका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है। आज पता चला बच्चों आपको, ठीक है। अराउजल मीन डिजायर, यस डिजायर, ठीक है। अवेक होना, एक्टिवेट हो जाना। आपको पता है मेल और फीमेल एक एज पे जाके सेक्सुअली एक्टिवेट हो जाते हैं, उससे पहले तक वो एक्टिवेट नहीं होते। मेन अगर मेल्स की बात करें तो उसके अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो उसके सेक्सुअल अराउजल को कहते हैं, ठीक है। फीमेल्स के अंदर उनका साइकिल स्टार्ट हो जाता है, सो वो उनका सेक्सुअल अराउजल होता है। ले बच्चों आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, सबको मैंने बताया, 2 हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों जो है ना ये कार्पस कैलोसम से मिले होते हैं, कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा इसके फंक्शन लिख लें। जो आउटर पार्ट है ये आपको पता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, सो ये लिखने की जरूरत नहीं है। सो हम लिख लेते हैं स्पीच, बल्कि लिख लें सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसका आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट है, और ये 2 से 4 मिलीमीटर होता है, 2 से 4 मिलीमीटर। ये इसकी जो ऊपर वाली जो विड्थ है ना, ये 2 से 4 मिलीमीटर है। बाकी इसके काम, इट इज इन्वॉल्व इन स्पीच, इट इज इन्वॉल्व इन थिंकिंग, सोचने में इन्वॉल्व है। थिंकिंग के अलावा ये इन्वॉल्व है मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट, सबको पता है बच्चों किसकी होती हैं, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट होती हैं। उसके अलावा रीजनिंग, REASOI, जो आप लोग सोचते हैं ना, अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं, वो सारा सेरिब्रम के जरिए सोचते हैं। रीजनिंग के अलावा जजमेंट, इंटेलिजेंस, जजमेंट, जो आप लोग किसी को जजमेंट करते हैं, और आपकी जो अकल है, इंटेलिजेंस, ये सारा सेरिब्रम के अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। इसको मैं याद करने के लिए एक तरीका बताऊं, और शॉर्ट टर्म मेमोरी, थोड़ी थोड़ी ये मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, थोड़ी थोड़ी ये मेमोरीज को भी कंट्रोल करता है, ज्यादा नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, दिमाग का सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है? जल्दी से बताओ बच्चों, दिमाग का सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है? सारे लोग कहेंगे फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है? सारे लोग कहेंगे सेरिब्रम। तो जो सबसे बड़ा दिमाग का पार्ट है ना बच्चों, वो सबसे बड़े बड़े कामों को कंट्रोल करता है। जो सबसे बड़ा दिमाग का हिस्सा है वो सबसे बड़े बड़े कामों को कंट्रोल कर रहा है,
थिंकिंग, वॉलंटरी मूवमेंट, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, यानी जो बड़े बड़े काम है, मूवमेंट, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, बड़े बड़े कामों को बड़ा बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। ये मैसेज करो जल्दी से। हाँ, इसमीन आपका सेरिब्रम रेंट पे गया, इसलिए जो लोग अकल नहीं इस्तेमाल करते समझो वो फारग है। ले बच्चों, और उसके अलावा ये बात जो थी कि थैलामस रैले सेंटर कैसे, ये बच्चों थैलामस मैंने आपको बताया था, थैलामस से जो इंफॉर्मेशन हाइपोथैलामस को जाएगी, लिम्बिक सिस्टम को जाएगी, वो सारी थैलामस से होके जाएगी, इसलिए दरमियान में है। ठीक है, यानी फोरब्रेन के बकाया हिस्सों से पहले ये थैलामस आ जाता है। तो जो चीजें फोरब्रेन में पहुंचना चाहती हैं वो थैलामस से होके जाएंगी। लें जी, ये भी मिटाने जा रहा हूं और मिटा दिया। ये सारे काम किस चीज के थे? इंपॉर्टेंट सेरिब्रम के थे। ठीक है, ले इसके बाद आता है बच्चों जी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये मेजर रैले सेंटर है, ये छोटा सा रैले सेंटर नहीं है, ये बड़ा रैले सेंटर है। इट कनेक्ट्स फॉर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन से आने वाली इंफॉर्मेशंस को फोर ब्रेन में जाने के लिए मिड ब्रेन में से गुजरना पड़ता है। यहां पे काफी गंदा लग रहा है, सो बच्चों इसको यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, आउटर पार्ट, और यहां पे जजमेंट भी नहीं लिखते, ठीक है, बल्कि लिख लें जजमेंट। और क्या है बच्चों यहां पे? थिंकिंग के अलावा मैंने आपको बताया क्या रह गया था? इंटेलिजेंस के अलावा रह गया था शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी अब खुला हो गया, ताकि बाद में पढ़ें तो मुझे गालियां ना निकालें कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलें बच्चों, ये मिड ब्रेन रैले सेंटर है, मतलब ये हाइंड ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके फोर ब्रेन के हवाले करता जाएगा। हाइंड ब्रेन को देखते हैं बच्चों। हाइंड ब्रेन के फिर से 3 पार्ट्स हैं बच्चों। पहला पार्ट सबको पता है, मेडुला ऑब्लंगेटा है। दूसरा पार्ट है पॉन्स, और तीसरा पार्ट है बच्चों सेरिबलम। पॉन्स का मेडुला का काम बच्चों क्या क्या है? इट कंट्रोल्स योर हार्ट बीट, इट कंट्रोल्स योर ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी जिसको कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के अलावा इट कंट्रोल्स योर ब्रीथिंग। देखें ये ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि हार्ट बीट तेज होना, ब्लड प्रेशर तेज होना, सांस की रफ्तार तेज होना, सो ये मिलते जुलते हैं। स्वेलविंग, इसलिए इनको एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है। पॉन्स जो है ना, ये स्लीप एंड अवेक साइकिल के दरमियान जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन स्लीप एंड अवेक, ठीक है, उसको ये कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, रेट एंड पैटर्न। सम टाइम बच्चों आप लोग तेज सांस लेते हैं, सम टाइम आहिस्ता। शेर को देख के सांस की स्पीड तेज हो जाती है, ठीक है, वो इसकी वजह से। और नॉर्मल ब्रीथिंग जो है ना, वो इसकी वजह से है। ये नॉर्मल ब्रीथिंग है। अभी मैंने आपसे ये दोबारा पूछना है कि ब्रीथिंग बॉन्स में भी है और मेडुला में भी है, तो बच्चों फर्क बताना है आपने, बल्कि लिख दें फर्क लिख दें जल्दी से। एंड पे आ जाता है बच्चों सेरिबलम। सेरिबलम कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जो एक दूसरे से पूछ कर मूवमेंट की जाती हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जो होती हैं। उसके अलावा ये कंट्रोल करता है बॉडी की पोजीशन को, बॉडी की पोजीशन यानी पोस्चर को कंट्रोल करता है। उसके अलावा मेमोरी यहां पर भी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को ये भी कंट्रोल करता है। लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सेरिबलम के जरिए होती है, जो आप सीखते हैं। वेल डिवेलप्ड होता है बच्चों ये बर्ड्स के अंदर, वेल डिवेलप्ड इन मैंने आपको बताया, इट इज वेरी वेल डिवेलप्ड इन बर्ड्स। सो ये बच्चों आपको सेरिबलम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, उम्मीद है याद कर लेंगे। ठीक है, चलें, मेमोरी का कहां पे जिक्र आया बच्चों? मेमोरी का जिक्र कहां पे आया? जल्दी से बताओ, जल्दी करो।
हिप्पोकैम्पस मेन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर रोल प्ले करता है, और उसके अलावा सेरिबेलम जो है ना ये रोल प्ले करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। तो भाई ये सेरिब्रम, हाँ ये मिक्स हो गया, सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम, यहां से मेमोरी मिटा दें, ये मिक्स हुआ, सेरिब्रम मिटा दें बच्चों। ये मुझे कहाँ से मेरे दिमाग में ये बात आई, आनी नहीं चाहिए थी, चलें खैर कोई बात नहीं, चलें ठीक है। कुछ एमसीक्यू नहीं, बट सेरिब्रम नहीं है, मैंने सेरिबेलम वाला पॉइंट सेरिब्रम में लिया, इतना तो ये कंफ्यूजन टॉपिक है जिसको मैंने इतना आसान करवाया। फॉर ब्रेन के बारे में रैले सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख लें, रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। जो रैले सेंटर है इसका नाम एमसीक्यूज में आएगा रेटिकुलर फॉर्मेशन, और एक एमसीक्यूज ये आएगा कि मिड ब्रेन जो है ना ये ह्यूमन के अंदर रिड्यूस्ड है, मीन बहुत छोटा है। और एक और इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिख लें ताकि एमसीक्यू में प्रॉब्लम ना हो, ये ऑडिटरी रैले सेंटर भी है, दो किस्म के रैले सेंटर हैं, एक रेटिकुलर फॉर्मेशन है और एक ऑडिटरी रैले सेंटर भी है बच्चों। ये इसके अंदर ऑडिटरी रैले सेंटर भी होता है, और तीसरा सेंटर इसके अंदर होता है जो आईज की रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स। सो इसके भी 3 फंक्शन, मैं सोच रहा था एक फंक्शन इसका कम है, सो रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, सो 3 फंक्शन इसके हो गए, एक रेटिकुलर फॉर्मेशन, ऐसा रैले सेंटर जो हाइंड ब्रेन को फॉर ब्रेन से अटैच करे, और एक ऑडिटरी रैले सेंटर, ऑडियो से इसका लफ्ज है, और एक रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज को कंट्रोल करने वाला सेंटर। सो 3 सेंटर हैं बच्चों इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, इज इट क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको सारा करवा दिया है। सर वाई राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल लेफ्ट साइड, बच्चे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने उसकी तारे, अल्लाह ने राइट हेमिस्फीयर की तारें राइट के बजाय लेफ्ट बॉडी से जोड़ी हुई हैं, और लेफ्ट की तारें राइट बॉडी से, तारें ही है ना नर्व्स जोड़ी हुई हैं, वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की इसमें कोई हिकमत होगी, ठीक है। सो कोई मसला तो नहीं है, हमरा का आंसर दे दिया बेटे। चलें, मैंने कोशिश की है काफी इसको कॉन्साइज किया जाए, जो एमसीक्यूज बनने वाली चीज बताई जाए। जो बच्चों मैंने आपको डायग्राम बनाई ब्रेन की, उस ब्रेन में मैंने काफ़ी एमसीक्यूज बोले थे, कौन किसके पीछे, कौन किसके एंटीरियर है, कौन किसके पोस्टीरियर है, कौन किसके आगे, कौन किसके पीछे, कौन ऊपर नीचे, वो सारे एमसीक्यूज हैं। सो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है बच्चों। सर आप तो छा गए यार। चलें बेटे अब आपका टेस्ट लेते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया टेस्ट के सिलेबस, आज के टेस्ट के सिलेबस में ये आज का टॉपिक शामिल नहीं होगा, ठीक है। सो मौज करें, लेकिन कल के टेस्ट के सिलेबस में आपने 5 चैप्टर्स तैयार करने हैं। सो कौन पोस्ट लगाएगा? मुझे आप में से एक बच्चा चाहिए जिसकी मैं ड्यूटी लगाना चाहता हूं, जिसने कैंपस पे पोस्ट लगानी है, ठीक है। कि कल क्रैक टेस्ट है चैप्टर नंबर यूएचएस के चैप्टर नंबर 6 से 10 तक। वो बच्चा बताए जो जिसको यूएचएस के सिलेबस का पता है। यूएचएस के सिलेबस का नाम लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में से नहीं लिखना है, यूएचएस के सिलेबस में से टॉपिक्स के नाम लिखने हैं। कौन लिखेगा? जल्दी से बताओ बच्चों, कौन ये काम करेगा मेरे कहने पे? बल्कि रहने दो, कोई भी ना लगाए, मैं खुद ही लगा देता हूँ। चलें बच्चों टेस्ट के लिए रेडी हो जाए। आज का जो टॉपिक था इसमें मैंने छोटा सा एक टेस्ट भी रखा हुआ है, सो टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। बच्चे किसी नहीं लगानी, मैं खुद लगाऊंगा, मुझे याद आ गया। आप लोग लगाएंगे तो फिर उसको ना कोई सीरियस नहीं लेगा, मैं खुद लगाऊंगा, ठीक है बच्चों। ओके, इज इट क्लियर? सो टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। अभी आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होता है, तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें ढेर सारा। कल मिलेंगे, कल तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।